ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पाकिस्तान से आई टिड्डी का आतंक पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर राज्य और केंद्र सरकारों ने अलर्ट जारी किया है और ये टिड्डी दल कई हाथियों के बराबर फसल भी खा जाते हैं। इनके कारण किसान काफी परेशान हैं। टिड्डी दल कहां से आया और उसका अंत कैसे किया जाए, तमाम विषयों पर न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा ने विज्ञान प्रचारक डॉक्टर सुशील द्विवेदी से बात की है। देखिए उनकी रिपोर्ट। कोरोना के अलावा अगर इस समय कहा जाए तो जिस समस्या से पूरा देश परेशान है वो समस्या है टिड्डों की। टिड्डे होते बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर वो संख्या में एक साथ संख्या बल में आ जाएं तो वो किसानों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। और इस समय यही चल रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से जो टिड्डी दल आया है वो पूरे देश के 7 राज्यों में अपना कहर बरपा रहा है और साथ में उत्तर प्रदेश के किसान भी उससे परेशान हैं। हमारे साथ विज्ञान संचारक हैं सुशील दुबे जी। हम इनसे जानेंगे कि आखिर टिड्डे किस तरह से नुकसान करते हैं और ये जो टिड्डा दल है ये कहाँ से आया है। देखिए, जो टिड्डे हम अपने चारों तरफ आज के दौर में देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा किसान, हम सब लोग भयभीत हैं। तो इन टिड्डों की अगर हम बात करें तो ये कीड़ों के एक प्रकार हैं। और आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा कि जो ये कीड़े हैं ये इनका आगमन हमारे आपके आने के पहले ही हो गया था। मतलब हम लोग धरती पर बाद में आए, इसके पहले धरती पर कीड़े आ चुके थे। और ये कीड़े हर जगह पाए जा रहे, नदियों में से लेके हम देखें ज़मीन पर, आसमान में भी उड़ रहे हैं, पहाड़ों पर भी चढ़े हुए हैं, पेड़ों पर भी हैं, हर जगह एवरीवेयर ये छोटे छोटे कीड़े पाए जा रहे हैं। उन्हीं कीड़ों का प्रकार ये टिड्डे हैं। अब जो वर्तमान टिड्डे हम लोग देख रहे हैं, जो ईरान के बाद से होते हुए पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से भारत आए, ये एक प्रजाति है जिसे उन्हें रेगिस्तानी टिड्डे कहते हैं, जिन्हें हम डेजर्ट लोकस्ट कहते हैं। वैसे टिड्डों की 4 प्रजातियां होती हैं। एक बॉम्बे लोकस्ट भी होता है, एक वृक्ष लोकस्ट भी होता है, एक प्रवासी लोकस्ट होता है जो माइग्रेंट करता है, और ये चौथा प्रकार का अपना डेजर्ट लोकस्ट है। और ये वैसे देखिए सॉलिटरी एक कीड़ा है, अकेला रहने वाला कीड़ा है। लेकिन जैसा कि आप और हम सब लोग आज बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हैं, जिसे हम कोरोना का संकट कहते हैं। इस कोरोना की महामारी के दौरान लॉकडाउन से हम लोग इससे कोरोना से लड़ाई लड़ने की कोशिश की, तो इस दौरान चारों तरफ शांति हो गई, निःशब्द वातावरण बन गया, जिसकी वजह से इन टिड्डों ने अपना जो सॉलिटरी हैबिट है इनकी, तो उससे मूव करके स्वार्मिंग और ग्रेगेरियस हैबिट में आना में बदलाव हुआ। और दूसरा जो कारण जो हम और आप लोग देख रहे हैं वो प्राकृतिक असंतुलन है, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया के हर देश प्रभावित हैं। चारों तरफ आप देखिए पूरी आबो हवा बदल गई है। बारिश का कोई हम लोग फिक्स टाइम नहीं कह सकते। सर्दियाँ बहुत दिनों तक इस साल चली, गर्मियाँ अभी चल ही रही हैं, क्या होगा अभी हम देखेंगे। बारिश का पैटर्न आप लोग सब लोग हम लोग देख ही रहे हैं कि जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ बहुत बारिश हो रही है। जैसे कि अभी कल भी बारिश हुई। और एक बहुत अच्छी बात अगर कहा जाए सुशील जी ने बताई कि हमारे भी यानी मनुष्य के आने से पहले, ये चीज़ आप जान लीजिए, उसके पहले कीड़े पहले आ गए थे, उसके बाद मनुष्य आया। और जिस तरह से टिड्डों का आतंक है उसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी निकल कर आया है कि जो वातावरण कुछ साफ़ हुआ है और जो प्रदूषण कम हुआ है, उससे इनको और ज़्यादा कहा जाए कि जीने के लिए और उपयुक्त चीज़ें हो चुकी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हम लोग 22 मई को पूरी दुनिया ने एक बहुत बड़ा एक दिन मनाया था। वो जागृति के लिए था, इन्हीं जीव जंतुओं के लिए, इन्हीं तितलियों को बचाने के लिए, इन्हीं अलग अलग कीड़ों को बचाने के लिए। वो था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और अगले 5 जून को भी जो इस बार की थीम रखी गई है, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसकी भी थीम यही रखी गई है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अब आपके और मेरे मन में, सबके मन में ये बात उमड़ रही होगी कि जैव विविधता क्या है। ये जैव विविधता छोटी छोटी चींटी से लेके, एंट से लेके बड़े बड़े हाथी तक, ऊँट तक,
या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे चारों तरफ छोटे छोटे पेड़, जो काई, समुद्र की काई से लेके बड़े बड़े ये जो पेड़ हमें और आपको दिखाई दे रहे हैं, या पीपल या बरगद का पेड़, तो ये जितने भी सब कुछ हैं, ये सब कुछ हमारी जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी को कंस्टिट्यूट करती। अब इस जैव विविधता के अंतर्गत जैसे आप देखोगे, मैं अगर आपसे एक मुट्ठी, अगर यहाँ पर एक मुट्ठी में मिट्टी लूँ तो इसमें करोड़ों छोटे छोटे कीड़े देखने को मिलेंगे आपको। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी कहलाती। हमें और आपकी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए दो प्रकार के कीड़े हैं। देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। यहाँ पर कोई फीकल मैटर गिरा होगा और कीड़ों ने अपनी एक्शन करके इसको देखिए धीरे धीरे तब्दील किया खाद के रूप में, और कुछ समय बाद इस खाद ये धरती की उपज बढ़ाने के लिए खाद के रूप में प्रयोग हो जाएगी। तो कहने का मतलब है दो प्रकार के कीड़े हैं। आप देख रहे होंगे छोटी छोटी तितलियां यहाँ मरड़ा रही हैं, छोटे छोटे भौरे गुंजन कर रहे हैं। साथ में आप देख रहे होंगे बहुत सारी मधुमक्खियाँ यहाँ पर अपनी उड़ान भर रही हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये कीड़े तो अलग अलग प्रकार के, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो मेरी आपकी बेहतरी के लिए काम करते। अगर वो आपको जान के आश्चर्य होगा भाई साहब कि अगर ये कीड़े अगर धरती पे ना रहें तो हम और आप लोग भूखे मर जाएंगे। हम लोग ये भी एक बड़ा सत्य है कि अगर ये कीड़े ना रहें इस धरती पर तो हम लोग भूखे भी मर जाएंगे, क्योंकि कीड़ों का अपना अलग योगदान होता है। और लेकिन जब किसी भी चीज़ की अगर बहुतायत हो जाती है तो वो नुकसानदेह भी होता है, वो चाहे किसी चीज़ का। लेकिन ये बात समझनी जरूरी है, ये वाले जो कीड़े हैं ये हानिकारक कीड़ों का प्रकार हैं, ये हानिकारक हैं। यानी जो टिड्डे जो आए हैं, हाँ, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, ये पूर्णतः हानिकारक है। पूर्णतः हानिकारक हैं। और चूंकि कीड़े दो प्रकार के होते हैं, एक बेनिफिशियल और दूसरे होते हैं हार्मफुल, तो ये हमें और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको उदाहरणों से आपको बात बताऊं। देखिए ये जो टिड्डे हैं ये ग्रुप में चलते, एक झुंड में चलते, और भी ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनका एक झुंड अगर हम एक कहीं पर देखें, जैसे अभी बुंदेलखंड में जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर अगर किसान बेचारे देख रहे हैं उनके खेतों में एक दिन में टिड्डा इतना इकट्ठा हो जा रहा है कि एक झुंड से लगभग 10 हाथियों के बराबर वो वहाँ का खाना खा जा रहे हैं, या 25 ऊँटों के बराबर, या फिर ये भी एक 2500 इंसानों का खाना एक छोटा सा एक ग्रुप टिड्डों का खत्म। यानी कि टिड्डे इतने खतरनाक हैं कि वो हाथियों के बराबर खाना चट कर जा रहे हैं। यानी कि किसान की पूरी जो फसल है वो बर्बाद करने में उन्हें एक सेकंड नहीं लगता। टिड्डों के लाखों करोड़ टिड्डों का ग्रुप आता है और वो किसानों की फसल चट करके चला जाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये टिड्डे आ चुके हैं और इस समय वो बर्बादी फैला रहे हैं, उनके लिए उपयुक्त माहौल है इस समय? क्योंकि जो भी तरह की समस्या थी पर्यावरण को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर और जो प्रदूषण था उनको लेकर, तो वो समस्या काफ़ी हद तक अब खत्म हो गई है फिलहाल अभी के लिए, और पर्यावरण इनके अनुकूल बन गया है। और ये जो टिड्डे हैं ये किस तरह से जाएंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है। हम इस पर चाहेंगे कि आप कुछ बताएं, चूँकि जहाँ पर हम इस पार्क में हैं आप देखिए कितनी हरियाली है, और ऐसी ही हरियाली जो इस तरह के कीट पतंगे होते हैं उनको पसंद होती है। ये टिड्डे क्या पसंद करते हैं, पहला क्वेश्चन है मेरा, और इनको कैसे भगाया जाए? देखिए, चूंकि अभी हमने जैसे अभी उदाहरण से बताया कि लगभग ये आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 4 से 8 करोड़ टिड्डे इकट्ठे हो जाते हैं, और इनका झुंड चलता है, तो इनको ख़त्म करना भी उतना ही टेढ़ी कीड़ है। अब इनको ख़त्म करने के लिए अलग अलग ढंग से हम और सरकारें लगी हुई हैं, देश लगे हुए हैं। और चूंकि ये टिड्डे, आपने देखा कि ये जो कोमल पत्तियां होती हैं, जो छोटी छोटी ऊपर की पत्तियां, फल, ये तने, और इसके साथ साथ छाल, इन पेड़ों की देखिए छाल, इन सबको ये खा जाते हैं। लेकिन इनका जो सबसे जो प्रिय खाना होता है ये होता है कोमल नई नई पत्तियां, जो आप अलग अलग पेड़ों में देख रहे होंगे। तो ये कोमल पत्तियों को खाते हैं, और इतना ज़्यादा इनका वजन भी बढ़ जाता कि एक पेड़ पर जब पूरा झुंड बैठ जाता तो पेड़ भी टूट जाता। अब ऐसी स्थिति में इनको ख़त्म करने के लिए सरकारें अलग अलग ढंग से लगी हुई हैं। जैसे इस बार कोरोना का लॉकडाउन हुआ, वैसे ये टिड्डों का दल चूँकि ईरान से आया है, वहाँ पे इसका ब्रीडिंग 2 बार होता है। एक बार होता है मार्च में और दूसरा होता है सितंबर या अक्टूबर के आसपास। तो इस बार चूँकि मार्च के समय आपने देखा कि
पाकिस्तान, भारत, ईरान सब प्रभावित थे, तो उन्होंने दवा नहीं छिड़क पाई। तो इस कारण वो उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि वो हमारे देश में प्रवेश कर गए और इसके बाद अब हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे ख़त्म करें? ख़त्म करने के लिए एक रास्ता है कि हम केमिकल के द्वारा केमिकल पेस्टिसाइड छिड़कें, कीड़े मारने वाली दवाएं, जैसे आपने पैराथियन सुना होगा, मेलाथियन सुना होगा, क्लोरीन ग्रुप के इंसेक्टिसाइड सुने होंगे, इनका हम छिड़काव करें, डाईएल्ड्रिन का छिड़काव करें, इन सब चीज़ों का छिड़काव करें। लेकिन आपने देखा होगा कि इसकी वजह से हमारी ज़मीन पर भी कई बार प्रतिकूल असर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो हमारे आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। अगर उनकी संख्या कम होगी तो मेरे घर में जो थाली में भोजन आ रहा है, जो अन्नदाता भोजन बना रहा है अपने खेतों में, वो भी कम होगा, जहरीला होगा, उसकी क्वांटिटी भी कम होगी, क्योंकि कीट पतंगे खत्म हो जाएंगे, पॉलिनेशन खत्म हो जाएगा। तो चूँकि मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, विज्ञान संचारक हूँ, तो मैं तो एक निवेदन करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि इसको, एक होता बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल में क्या करते हैं कि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सहायता से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे फंगल स्पोर्स हैं, फंगस एक प्रकार के एक सेप्रोफिटिक प्लांट्स माने जाते हैं, तो वो उनके द्वारा उनसे टिड्डों के ऊपर छिड़काव करके उनमें फिर वो इस प्रकार के तत्व निकालते कि वो टिड्डे मर जाते हैं। एक तो ये रास्ता है। दूसरा जो रास्ता है, चीन में इसका सफल प्रयोग हुआ है बतख सेना के द्वारा। बतख के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो बहुत तेज़ी के साथ बहुत कम समय में बहुत सारे टिड्डों का सफाया कर देती है। वो बहुत, जैसे टिड्डे पेटू होते हैं ऐसी बतख भी पेटू होती है, खाती बहुत ज़्यादा है, तो वो टिड्डों को भी ख़त्म कर सकती। तो वहाँ पे ये सफल प्रयोग हुआ है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर कई जगहों पर कहा गया है कि शोर मचाया जाए, डीजे बजवाया गया, बिल्कुल ये बात सही है। मैं बुंदेलखंड से हूँ, वहाँ पे किसान आजकल लाउड स्पीकर के माध्यम से चिल्ला रहा है अपने खेतों में, ढोल नगारे पीट रहा है, थाली बजा रहा है, और इस प्रकार से ड्रम बजा रहा है कि जिससे शोर से ये भागें कीड़े। और यही कारण है कि ये टिड्डे शहर में नहीं आते, क्योंकि शहर में बहुत कुछ कोलाहल वाला वातावरण होता है और खेतों में कम होता है। तो ये एक बहुत ही सस्ता माध्यम है। लेकिन ये भागेंगे तो दूसरी जगह जाएंगे, और ब्रीडिंग कैपेसिटी इनकी 400 गुना इस बार बढ़ गई है। वैज्ञानिकों ने ये देखा, यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व खाद्य संगठन, उन्होंने देखा, कृषि और खाद्य संगठन ने, कि इनकी जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है वो 400 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। अब उस ब्रीडिंग कैपेसिटी को कम करना, जैसे मैं और आप लोग लखनऊ में बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ आम बहुत प्रसिद्ध हैं, आम के बगीचों में अगर इन्होंने कहीं अटैक डाल दिया तो ये तो सब खत्म कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में किसानों से आग्रह किया जा रहा है कि वो अपने खेतों में जहाँ पे आम लगे हैं, बागानों में, वहाँ पर पानी भर दें। तो एटलीस्ट ये ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे इन्होंने देखिए पानी भरा हुआ है, तो ये कम से कम टिड्डे यहाँ पे बैठेंगे तो ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो बाग बगीचे हैं उसमें पानी भर कर रखा जाए, और जब पानी वहाँ भरा रहेगा तो ऐसी स्थिति में जो टिड्डे हैं वो पानी में बैठ नहीं पाएंगे, उनको वो खेत चाहिए, वो हरा भरा चारा चाहिए जो उनका पेट भरता है। तो अगर कहा जाए कि टिड्डों का आतंक अभी आगे भी जारी रहेगा तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि जो किसान है वो अपनी अपने तरीके से इन टिड्डों को भगाने का प्रयास कर रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी अपने जो पायलट्स हैं उनको कह रखा है कि अगर टिड्डों का कोई दल आता दिखे तो वो हवाई जहाज़ ना उड़ाएं। यानी कि किसान से लेकर और वायुयान तक इन टिड्डों से प्रभावित हो रहा है। फिलहाल सरकार प्रयास कर रही है इन टिड्डों से निपटने के लिए अलग अलग तरीकों का। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो टिड्डे हैं इनसे निपटने के लिए पानी भरा जाए, या जो चाइना में जो टेक्निक अपनाई गई बतख टेक्निक वो अपनाई जाए। तो इस तरह के प्रयोग आगे होते रहेंगे इन टिड्डों से निपटने के लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी पूरे देश में, या यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश में भी टिड्डों का आतंक जारी है। हालांकि शहर में टिड्डे नहीं हैं, इसका सबसे बड़ी वजह जो बताई है इन्होंने वो है कि यहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा होता है, यहाँ का मौसम उनके लिए अनुकूल नहीं होता। लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर शांत वातावरण, अच्छी हवा, ताज़ी हवा, अच्छी ऑक्सीजन इन टिड्डों के लिए काफ़ी सहायक साबित होती है, और इसलिए ये गाँव में है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।